और अब बात करते हैं श्रद्धा की। एक मासूम की हत्या होती है और दरिंदगी की ऐसी कहानी जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को रोज नए नए सुराग हाथ लग रहे हैं। आफताब की हेट स्टोरी की दास्तां इतनी लंबी है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में श्रद्धा पर हुई ज्यादती की आपको कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच की आज तेज हो रही है, उसमें रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर रात से पर्दा हटने के साथ ही आफताब की दरिंदगी सामने आ रही है। आफताब श्रद्धा के साथ रोज मारपीट करता था, उसे सिगरेट से जलाता था। मारपीट की वजह से श्रद्धा इतनी कमजोर हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। आफताब और श्रद्धा का ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन आफताब ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वो बदल गया है, जिसके बाद वो दोबारा रिलेशनशिप में आए। ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा वॉलकर ये महज बस एक नाम नहीं है, ये एक अनकही दास्तां है जिसकी दर्द भरी कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान और परेशान हो गया। श्रद्धा का कातिल आफताब पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। वो बार बार अपने बयान बदल रहा है, कभी कोई और कहानी बताता है, कभी कुछ, लेकिन पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस के सामने जो ठोस सबूत निकलकर आ रहे हैं वो आफताब की बर्बरता की नई बानगी लिख रहे हैं। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या ये सबूत कोर्ट की दहलीज पर टिक पाएंगे या फिर नहीं। मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने मीडिया को बताया कि श्रद्धा 3 दिसंबर 2020 को इलाज के लिए आई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि वो फिजिकल वायलेंस के चलते ही आती, लेकिन उसने कभी भी खुलकर बताया नहीं। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए। फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। अब आपको हम एक एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें यह साबित होता है कि उसकी गर्दन और पीठ में गंभीर चोटें थी। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि श्रद्धा को मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 दिन तक उसका इलाज चला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि श्रद्धा के गर्दन और कमर में तेज दर्द था, पैरों में कपकपी की शिकायत थी, जी मचलाने की दिक्कत थी। अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया है कि आफताब जब श्रद्धा को अस्पताल लेकर आया तो उसने उसे अपनी पत्नी बताया था। श्रद्धा की गर्दन और पीठ में दर्द था और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। 3 दिनों तक श्रद्धा फिजियोथेरेपी लेती रही। 3 दिन के बाद अस्पताल से श्रद्धा को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद श्रद्धा चली गई। डॉक्टर ने उसे दोबारा चेकअप के लिए बुलाया था, लेकिन ना तो उसने कभी डॉक्टर का फोन उठाया और ना ही कभी वापस आई। डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा चोट की वजह बताने से कतरा रही थी। श्रद्धा और उसके दोस्त की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसमें उसने पिटाई का जिक्र किया है। श्रद्धा ने उस चैट में अपने साथ हुई बेरहमी की दास्तां सुनाई है, आफताब के जुल्मों की कहानी बताई है। श्रद्धा मुंबई में जिस कॉल सेंटर में काम करती थी वहां के एक मैनेजर भी सामने आए हैं। उन्होंने श्रद्धा से चैट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कल हुई पिटाई की वजह से दफ्तर नहीं आ सकेगी। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर कम है और शरीर दर्द कर रहा है। मेरे अंदर बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। श्रद्धा ने अपने साथ हुई मारपीट की तस्वीर भी मैनेजर को भेजी थी। मैनेजर ने बताया कि श्रद्धा मेरी टीम के साथ 2020 में जुड़ी थी। वो बहुत ऊर्जावान लड़की थी। जब भी वो हिंसा या तनाव से गुजरती थी तो ऑफिस नहीं आती थी।
कभी उसने ये नहीं बताया था कि वो पिटाई की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि कोई और वजह देती थी। नवंबर 2020 में उसने अपने सूजे हुए चेहरे की तस्वीर भेजी थी। तब मुझे पता चला कि वो घरेलू हिंसा से गुजर रही है। 2020 में उनको हेल्प चाहिए था। जब मैंने उनको सामने help देखिए। किया था तो वो हेल्प के दौरान जब वो पेन में थे, मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था। वो उसके बाद मैंने उनको हेल्प किया था। उसके बाद कोई फ्यूचर में कोई बातचीत हुई हो, कोई हेल्प मांगा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी बताया हो कुछ मार्केट महीनों के लिए में? मेरा उनका इंटरेक्शन था, मगर मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। सिर्फ एक इंसिडेंट के लिए मैंने उनको हेल्प किया था। तो क्या श्रद्धा आफताब के जुल्मों को सहती गई? चुपचाप उसे किस्मत मानकर बर्दाश्त करती? जवाब है नहीं। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि श्रद्धा ने अपने साथ हुई हिंसा की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन चालबाज आफताब ने उसे समझाया था कि वो बदल जाएगा, जिसके बाद मासूम श्रद्धा ने उसकी बात मानकर भरोसा कर लिया। श्रद्धा और आफताब का कई बार ब्रेकअप हुआ। दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली, लेकिन फिर से साथ आ गए। उधर इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई है, और वो है श्रद्धा का एक और दोस्त, जिसने बताया कि 18 मई की शाम उसे श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, जिसमें श्रद्धा ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरे पास एक खबर है, मैं बहुत बिजी हो गई थी। इसके बाद श्रद्धा ने दोस्त के मैसेज का जवाब नहीं दिया था। फिर कई महीनों तक श्रद्धा का जवाब नहीं आया, तो उसके दोस्त ने पूछा कि तुम कहाँ हो, क्या तुम सुरक्षित हो? हालांकि कभी इसका रिप्लाई नहीं आया। पुलिस ने इस शख्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। श्रद्धा के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। एक एक कड़ी को जोड़कर हर रात से पर्दा उठा रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आफताब ने दरिंदगी की हद पार कर दी। अब पुलिस के हाथ सीसीटीवी के तौर पर बड़ा सबूत हाथ लगा है, यानी अब दरिंदा आफताब पुलिस के हाथों बच नहीं पाएगा। आफताब के काले गुनाहों की दास्तां कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस को मेहरौली के जंगलों से हड्डियां भी मिली हैं, यानी आफताब की क्राइम कुंडली का पूरा हिसाब होगा। तारीख 18 मई, जगह दिल्ली, वक्त रात करीब 10 बजे। राजधानी दिल्ली के करोड़ों लोग जब चैन की नींद की आगोश में सो रहे थे, तभी दरिंदा आफताब अपनी प्रेमिका के शवों के टुकड़े कर रहा था। करीब 10 घंटे तक वो शवों के टुकड़े करता रहा। इस दौरान वो पूरे नशे में था। एक एक टुकड़े को काटता, उसे धोता, फिर उसे पॉलिथीन में भरता। सभी टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर उसने फ्रीज में रखा। इस दौरान उसने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। काम खत्म करने के बाद बियर लाया, बियर पी, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखी और फिर सो गया। कत्ल के बाद आफताब ने अपने फोन को OLX पर बेच दिया। 4 माह बाद पिता ने पुलिस से बेटी के साथ संपर्क न होने की शिकायत की। इसी बीच दिल्ली पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। दिल्ली पुलिस को आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। यह 18 अक्टूबर की सुबह 4 बजे की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आरोपी आफताब के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है, जिसे वो मेहरौली के जंगल की ओर लेकर जा रहा है। पुलिस को शक है कि आफताब 18 अक्टूबर के दिन श्रद्धा के कटे हुए शव के बचे टुकड़े फेंकने गया था। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे, उनमें आफताब 3 बार आता जाता दिख रहा है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो 18 अक्टूबर 2022 का सुबह 4 बजे का है, जिसमें आफताब एक बैग लटकाए हुए मेहरौली के जंगलों की तरफ जा रहा है अपने घर से। सीसीटीवी फुटेज के जो फुटेज दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उसके आधार पर जो दिल्ली पुलिस है वो आफताब के बयान से मिलान करेगी और घटना के बारे में जानने की कोशिश करेगी। लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और सारी कड़ियां दिल्ली पुलिस जोड़ रही है और कड़ी से कड़ी सजा आफताब को मिल सके, इसलिए एक पुख्ता सबूत तैयार कर रही है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी के रूप में बड़ा सुराग मिला है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब पुलिस इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी।
वहीं पुलिस लगातार मेहरौली के जंगलों में छानबीन कर रही है। जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस को छानबीन के दौरान हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस फिर गुरुग्राम पहुंची, जहां कल सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस की टीम आज मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची है। पुलिस को शक है कि कहीं कातिल ने वारदात में इस्तेमाल हथियार को यहीं तो नहीं छिपा दिया। कल भी इसी जगह से दिल्ली पुलिस को कुछ सबूत मिले थे। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के घर में मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें ज्यादातर कपड़े आफ्ताब के हैं। इसके अलावा पुलिस को वहां से श्रद्धा के कपड़े भी मिले। दोनों के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक पुलिस को वो कपड़े बरामद नहीं हुए जो उसने हत्या वाले दिन पहने थे और श्रद्धा ने जो पहने थे। पुलिस को लगता है कि घर से बरामद हुए कपड़ों से कुछ सुराग जरूर मिलेगा। दिल्ली पुलिस को अब तक श्रद्धा के शव के 13 टुकड़े मिल चुके हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है और न ही उसका मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जिस आरी से शव के टुकड़े हुए हैं वो भी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस को एक और औजार जरूर मिला है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है कि उसी से शव के टुकड़े किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस दुकान से आफ्ताब ने कथित तौर पर आरी खरीदी थी, वो दुकानदार अब तक कुछ बता नहीं सका और जिस दुकान से उसने फ्रीज खरीदा था, उस दुकान के मालिक को भी पेमेंट के बारे में याद नहीं है। पुलिस ने आरोपी का फोन जब्त कर लिया है। पुलिस बबल ऐप से भी संपर्क कर सकती है, जहां आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी आफ्ताब की प्रोफाइल खंगाली जाएगी। ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि वो और कौन-कौन सी लड़कियों के संपर्क में था। मुंबई का रहने वाला, पेशे से शेफ और फोटोग्राफर आफ्ताब आमीन पूनावाला ने दिल्ली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी। उसने बीती 18 मई को कथित तौर पर गला घोटकर हत्या की थी। उसके बाद उसने शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके स्थित अपने किराए के घर में करीब 3 सप्ताह तक एक 300 लीटर के फ्रीज में स्टोर करके रखा था और फिर उन टुकड़ों को कई दिनों तक बाहर जाकर फेंकता रहा। पुलिस हर ठोस डिजिटल, फॉरेंसिक और बायोलॉजिकल सबूत जुटा लेना चाहती है, जिससे कातिल को अदालत में सजा दिलाई जा सके। आफ्ताब ने जिस शातिराना तरीके से साजिश रची, उसकी परतें खोलना और हर कड़ी से कड़ी को जोड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और श्रद्धा मर्डर केस में अब तक जो हुआ उसकी टाइमलाइन अब आपको बताने जा रहे हैं। आप समझिएगा। 8 मई श्रद्धा आफ्ताब दिल्ली पहुंचते हैं। 15 मई को छतरपुर शिफ्ट होते हैं। 18 मई को झगड़े के बाद आफ्ताब ने हत्या को अंजाम दिया। अगले 18 दिन तक शव के टुकड़े फेंकता ही रहा। 22 से 24 मई तक आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। फिर क्या होता है? 26 मई आती है। 26 मई को श्रद्धा के फोन से आखिरी कॉल किया जाता है। 31 मई की तारीख को दोस्त लक्ष्मण को श्रद्धा के इंस्टाग्राम से टेक्स्ट मैसेज भी करता है। 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफ्ताब से पूछताछ की। फिर 14 सितंबर आती है। श्रद्धा के परिवार को श्रद्धा के गायब होने की बात पता चलती है। फिर क्या होता है? 8 नवंबर वो तारीख, श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने के लिए अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलती। 12 नवंबर की रात आफ्ताब को अरेस्ट कर लिया जाता है। 14 नवंबर को पुलिस को आफ्ताब के किचन से खून के निशान मिलते हैं। 15 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर के मेहरौली पहुंचती है, मेहरौली के जंगलों में जाती है। 16 नवंबर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दी, क्योंकि वो तो कुछ गल ही नहीं रहा था, सब झूठ बोल रहा था। और झूठ जब सही पता लगाने की कोशिश की जा रही थी तो बात को पलट दे रहा था। पुलिस ने कहा जांच को भटका रहा है आफ्ताब, बार बार पुलिस यही बात कहती रही। 17 नवंबर आती है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होती है। फिर 18 नवंबर जांच के लिए 9 टीमों को गठित किया जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल टीम रवाना कर दी जाती है। श्रद्धा की चैट में मारपीट होने का खुलासा भी इसी तारीख को होता है। 19 नवंबर को आफ्ताब का सीसीटीवी फुटेज मिलता है। श्रद्धा के दोस्तों से भी पूछताछ होती है।
तो देखा आपने इस टाइमलाइन के जरिए आखिर क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो इंसान किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार रहता है, लेकिन जब ये प्यार धर्म परिवर्तन का जरिया बन जाए तो ये जिंदगी बदतर हो जाती है। आफताब के किस्से में भी एक एंगल लव जिहाद का निकलकर सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि श्रद्धा के साथ लव जिहाद हुआ। वहीं हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए जो देश में बढ़ते लव जिहाद पर सोचने को मजबूर करते हैं। एक लव स्टोरी को अगर हिट स्टोरी कहा जाए तो कोई गलत ना होगा। मुंबई में मोहब्बत होती है, लड़की की तरफ से प्यार का इजहार किया जाता है। लड़की उस लड़के के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़कर, घर बार को छोड़कर लड़के के साथ चल देती है और आ जाती है देश की राजधानी दिल्ली में एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन यहाँ उसके आशिक ने जो किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बारे में भी सोचकर रूह कांप जाती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या किसी को मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। पहले उसने गला घोंटकर लड़की को मारा, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने ऐसे लगाया जिसने भी सुना हैरान रह गया। जिस श्रद्धा ने आफताब के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसे उसने टुकड़ों में काटकर जंगल में फेंकता रहा। 6 महीने बाद जब आफताब के करतूत के बारे में दुनिया को पता चला तो दुनिया सन्न रह गई। इस रात से कई पर्दे हटने अभी भी बाकी हैं, लेकिन एक एंगल और सामने आया है, वो है लव जिहाद का। कि वो ये कतई नहीं सोचे कि हमारा वाला तो अब्दुल है, वो आफताब हो ही नहीं सकता। जिनके खून में दगा है, जो अपने माँ बाप के नहीं हुए, वो किसी के नहीं हो सकते। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। बीजेपी के कई नेता ये जाहिर कर रहे हैं कि ये लव जिहाद है। हिंदू संगठनों से जुड़े तमाम नेताओं ने लव जिहाद की आशंका जाहिर की है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। देश में लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को बरगलाकर उनसे धर्म परिवर्तन करवाया गया। इन्हीं लव जिहाद के आशंकाओं के बीच बिहार के कटिहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हिंदू युवती से मुसलमान लड़के ने फेसबुक पर प्यार किया। जब ये सोशल मीडिया का प्यार शादी की दहलीज को पार किया, तब जो खुलासा हुआ वो सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब लड़की ससुराल पहुंची तो उसको पता चला कि लड़का मुस्लिम है, जिसने खुद को हिंदू बताकर उसके साथ शादी करी थी। लड़के की इस करतूत से परेशान होने के बाद लड़की वापस अपने घर आ गई। वो यहाँ आया, घर पे इसका तो चंदन टीका लगाए हुए था, गला में रुद्राक्ष का माला था। किसी भी एंगल से वो नहीं लग रहा था कि हिंदू नहीं है। उसके बाद क्या किया कि इसको कोर्ट में शादी कर लिया कटिहार में आके। शादी के बाद यहीं रखने लगा लड़की को। लड़की बोलती थी हम जाएंगे अपना ससुराल। अगल बगल के लोग भी बोलते थे कि तुम्हारा जब शादी हुआ तुम यहाँ क्या रहती है, ससुराल जाओ। तो फिर बीच में कोरोना आ गया, नहीं ले जा पाया। कोरोना के बाद ये जिद करने लगी तो लेके गया अपनी बहन के यहाँ सुपौल। घर लड़का का सुपौल है। सुपौल जैसे पहुँचा, शहनाज परवीन उसकी बड़ी बहन का नाम है, वहाँ लेके गया तो मुसलमान था। अभी घर फ़ोन किया, अब घर जैसे फ़ोन किया इसका पति उसका मोबाइल छीन लिया। तब मालूम हुआ तो तौकीर आलम है। इस वारदात के बाद पीड़ित महिला आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है। इन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद लड़के ने अपना नाम राज राजपूत बताया और कहा कि वो दिल्ली में काम करता है। उसके बाद बातचीत होने लगा, वो सऊदी चल गया। उसके बाद 2017 में आया तो कोर्ट मैरिज किया। हाँ, उसके बाद वो बोला कि मेरा घर में मतलब गार्जियन है और उसके बाद घर उर बनेगा तब तुमको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद सऊदी गया, फिर आया तब हमको लेके गया। घर के अंदर रखता था, मारपीट करता था। हाँ, क्यों मारपीट करता था? मारपीट इसलिए करता था कि हमको जानकारी हो गया कि ये वैसा ऐसा जात है और शादीशुदा है, इसीलिए। कौन जात है? मुस्लिम है वो। ससुराल जाने पर पता चला कि ये राजू नहीं बल्कि तौकीर आलम है और वे पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं, उसके बच्चे भी हैं। जब पीड़ित लड़की ससुराल पहुंची तो उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया। वहीं धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या करने की धमकी दे दी गई। कटिहार की पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है और वो पुलिस के चक्कर काट रही है। तो श्रद्धा हत्याकांड की हिट स्टोरी में बस इतना ही।